हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियसली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं 61 तक। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। मे बी कोई ऑप्शंस रॉन्ग भी हो सकते हैं, कोई ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है। तो जो भी रॉन्ग होगा प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। मोटा मोटी ये है कि यहाँ पे आपको आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आरआरबीजे में वो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है वो थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करता हूँ जो भी मुझे आइडिया है। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, ऑप्शन बी सही है। देखिए दिख गया ऑप्शन ऑटोमेटिक। तो इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस की बात हो रही है। कंक्रीट को पहले से स्ट्रेस में डाला गया है। हाई ग्रेडेड कंक्रीट इज यूज फॉर, हाई ग्रेडेड जो कंक्रीट है वो किस लिए यूज होता है? हैविंग कंक्रीट ऑफ लो डक्टिलिटी, हैविंग लो क्रीप, हैविंग कंक्रीट विथ हाई ब्रिटलनेस, कंट्रोलिंग द प्री स्ट्रेस लॉस। व्हाई वी आर यूजिंग? बिकॉज ऑफ हैविंग लो क्रीप। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं हाई ग्रेडेड कंक्रीट इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। आई थिंक M30 M40, M30 और 40 यूज होता है। इनमें से आपको क्या है कमेंट में बताना है। M30 M40 जो रिलेटेड है प्री स्ट्रेस टॉपिक से, तो ये किस में यूज होता है और कौन सा इसमें से होता है? आप इस पे ये डालिए। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए इसके ऊपर। बात रही क्रीप। क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन। ये आपको कहाँ पढ़ने को मिला था? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जनरली इसका डेफिनेशन पढ़ने को मिलता है। और बाकी जो कंक्रीट आपने अगर एडवांस लेवल की है तो डेफिनेटली आपको ये मिला ही होगा। टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, टाइप ऑफ लॉस। आगे बढ़ते हैं। कार्बन 14 से किस प्रकार का विकिरण उत्सर्जित होता है? अल्फा, बीटा, गामा और सभी विकल्प। कार्बन 14 से, तो विच टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन? ए ऑप्शन बीटा। बीटा emitted, beta radiation will emit from the carbon 14। नाउ 2019 में ये हटाइए, ये सब जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का, उस समय जो 2019 में होगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? द वाटर इन द सॉइल, वाटर इन द सॉइल, रिमेंबर प्लीज, ये सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या है? वाटर है कहीं कहीं पे, ये बात हो रही है। विच इज इन excess of hydroscopic and capillary water and which can be moved freely downward when the soil is porous and drain available is called। बात को समझिए क्या है। which is a excess of the hydroscopic and capillary water। विच इज इन एक्सेस, ज्यादा है, किससे? हाइड्रोस्कोपिक से और कैपिलरी वाटर से। ओके, तो विच कैन बी मूव फ्रीली, और जो इसमें से जो ये सॉइल से, ये मान लीजिए सॉइल सैंपल है, तो वाटर क्या है? फ्रीली मूव भी कर सकता है डाउनवर्ड, ये बात लिखा है। व्हेन द सॉइल इन द पोरस, इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के वाटर को क्या बोलते हैं? अब वाटर सॉइल में कितने टाइप का होता है देखिए, इसी क्वेश्चन से पता चल रहा है आपको। एक तो होता है हाइड्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नॉट हाइड्रो, हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, दूसरा किस टाइप का होता है? कैपिलरी वाटर होता है। तीसरा किस टाइप का वाटर होता है? अब बताइए।
हाइग्रोस्कोपिक जल, ये तो मुक्त जल, फ्री जल, कोशिकीय जल, कैपिलरी हो गया, और फायरिंग वाटर, फायरिंग तो नहीं होगा यार, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्री वाटर बोलते हैं क्या? यस, फ्री वाटर बोलते हैं इसको। एक फ्री वाटर होता है, तो आप समझ लीजिए सैंपल हो गया। तो सैंपल में 3 टाइप का हो गया वाटर, एक हाइग्रो, दूसरा आपका कैपिलरी, और तीसरा आपका हो गया फ्री वाटर। तो फ्री वाटर फ्रीली मूव कर सकता है अंडर ग्रेविटी। कैपिलरी क्या होता है? कैपिलरी आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। मान लीजिए कोई आप टब में पानी रखे हैं, अगर इस टब में आप एक पतला सा ये डालेंगे ना, पाइप, 2 mm का, 3 mm का डायमीटर का, अगर इसमें डालते हैं तो पानी क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, ऊपर की ओर राइज करेगा, ठीक है। या वो डिपेंड करेगा कैसा, मरकरी है तो फॉल कर जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, राइज एंड फॉल जो ये वाटर का होता है ना, तो इसी सॉइल में भी राइज एंड फॉल होता है। मान लीजिए पानी इस लेवल तक है, लेकिन क्या है कि पानी के अंदर तो छेद होता है जिसको हम पोर बोलते हैं, तो पोर से क्या होता है, धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ जाता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। तो रिमेंबर रखिएगा प्लीज। कमेंट में आप बताइएगा कि हाइग्रोस्कोपिक जो होता है वाटर, वो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैं कैपिलरी को किया। अच्छा, आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो इसको क्या बोलते हैं, फोर्स मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, यूनिट मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा मेथड है भाई साहब? यहाँ पे मैं आपको क्लैरिटी थोड़ा देना चाहूँगा, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक बताऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। तो जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, आई थिंक दिस इज द, आप सोचिए थोड़ा सा क्या होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, रिमेंबर रखिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन कौन सा मेथड आता है। देखिए क्या है कि मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो इसमें क्या करते हैं हम, 2 मेथड अप्लाई होता है। वो कब कब दोनों मेथड अप्लाई होता है, जब आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड कब हम अप्लाई करेंगे, जब ds ज़्यादा हो dk से। जब ds ज़्यादा हो तो डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज होगा। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में कौन कौन सा मेथड आता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड को इक्विलिब्रियम मेथड बोलते हैं, स्टिफनेस मेथड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा मेथड आता है, स्लोप डिफ्लेक्शन, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और कानीज। याद रखिएगा, कानीज मेथड भी इसी में आता है डिस्प्लेसमेंट में। एक आपको याद रखना है, बाकी दूसरा छोड़ दीजिए। दूसरा फोर्स मेथड होता है, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी, एफ फोर्स हो गया ना, FORC, फ्लेक्सिबिलिटी में भी F है, तो F फ्लेक्सिबिलिटी फोर्स दोनों ये है, ठीक है। और कॉम्पेटिबिलिटी मेथड, कॉम्पेटिबिलिटी मेथड। तो बाकी ये छोड़ करके डिस्प्लेसमेंट मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अच्छा देखिए, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डी इसमें आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जाएगा ये, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये आएगा, स्लोप डिफ्लेक्शन, स्लोप डिफ्लेक्शन, तो ये भी डी आ रहा है, तो मतलब डी आ रहा है तो किसमें, और ds ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट में जाएगा, ds। देखिए डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, dis, तो ds हो गया तो डिस्प्लेसमेंट, और d से यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन में d, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में d है। और बाकी आपको मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है, और कानीज मेथड याद रखना है इसमें। बाकी जो भी मेथड होता है सब इसमें आता है। कौन कौन सा मेथड होता है, वर्चुअल वर्क और यूनिट लोड मेथड होता है फोर्स में। देखिए यूनिट लोड मेथड या वर्चुअल वर्क, लोड आ गया तो डेफिनेटली फोर्स हो गया। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, 3 मोमेंट थ्योरम, 3 मोमेंट थ्योरम और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा कंफ्यूजन होता है।
तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब मोमेंट एम, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डी, डी आ गया। तो जब डी आ गया तो क्या हो गया भाई साहब, डी आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कब अप्लाई होता है, जब डिग्री ऑफ डी एस जब आपका ज़्यादा होगा कंपेयर टू डी के, तब आपका ये अप्लाई होता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, अच्छा मे बी अगर इस पे डाउट रह सकता है, तो डीएस का मतलब होता है स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, और डीके का मतलब होता है आपको काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। याद रखिएगा, डीएस का मतलब होता है स्टैटिक, एस फॉर स्टैटिक, इनडिटर्मिनेसी, डी से डिटर्मिनेसी आपको नहीं बोल देना है, और डीके का मतलब होता है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, अब ये इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, ये सब ज़्यादा मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा। तो आप क्या कीजिए, आप इस चीज़ को एक्सप्लोर कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको बस इतना ही समझाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट मेथड हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपका डीएस बड़ा हो डीके से। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या क्या होता है, एक तो एमडी होता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन, और क्या होता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मेथड। ठीक है, और लास्ट में आपका कानिस मेथड। बाकी जो है वो सब इसमें होता है, या रिमेंबर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, प्लीज रिमेंबर रखिएगा इस टॉपिक को जरूर। वेब पेज लिखने के लिए HTML का यूज होता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अंकों को बाइनरी संख्या प्रणाली में क्या होता है, 0 और 1 होता है। ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये तो सब इजी क्वेश्चन है। फाउंडेशन प्लान में, फाउंडेशन प्लान में नींव का आकार एवं गहराई, नींव की ऊंचाई, कारपेट एरिया और प्लिंथ लेवल की लंबाई, फाउंडेशन प्लान में आपको क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो नींव का आकार, नींव की ऊंचाई, कारपेट एरिया और प्लिंथ लेवल की लंबाई। तो फाउंडेशन प्लान में देखते हैं क्या लिखा है इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखा है फाउंडेशन प्लान विल शो द साइज एंड डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। रिमेंबर प्लीज, जो फाउंडेशन प्लान होता है वो साइज एंड डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन देता है। ठीक है, ये तो एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया को कार्बोनिक करके कार्बोनिक अम्ल बनता है। अब इनमें से कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और वायु। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन, इन तीनों से जब क्या होगा H2O, H2O, H2O प्लस एयर, मान लीजिए मैं ऑक्सीजन को ले रहा हूँ, एयर में तो सारी गैसेस प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर मैं लूँ, तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन ऐसा है जो कार्बोनिक अम्ल देगा। कार्बोनिक अम्ल का फॉर्मूला पता है क्या, कार्बोनिक एसिड किसको बोलते हैं। कार्बोनिक अम्ल का अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। CaCOOH ऐसे कुछ करके होता है क्या, वो कहाँ से आएगा, आई थिंक मोनोऑक्साइड से होना चाहिए। ऑप्शन ए देखते हैं क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन होगा तो आपका कार्बोनिक एसिड बनता है। रिमेंबर प्लीज, देखिए ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक हो जाते हैं, तो आप रिमेंबर रखिएगा कौन सा मिस्टेक हुआ और क्या करेक्ट वे हो सकता है सॉल्व करने का, वो आप कमेंट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रूफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन with a break in the slope on each side। बात क्या बोल रहा है, which of the following is a type of roof, type of roof, okay, टाइप ऐसे भी रूफ होता है, ठीक है, टाइप ऑफ विच स्लोप इन टू डायरेक्शन, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, स्लोप इन टू डायरेक्शन विथ ए ब्रेक इन द स्लोप ऑन ईच साइड। स्लोप में ब्रेक है भाई साहब,
यहाँ से आया, फिर थोड़ा सा ब्रेक हुआ, फिर ऐसे मान लीजिए बढ़ गया, फिर ऐसे गया, थोड़ा सा ब्रेक है, रिमेंबर, थोड़ा सा ब्रेक है, फिर ऐसे गया। ठीक है, तो ऐसे वाला एकदम से स्लैंटी नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? गाम्बर, गैम्ब्रल, गैम्ब्रल रूफ, मस्टर्ड रूफ, गैम्बल रूफ और द हिप रूफ। बताइए इसको क्या बोलते हैं? ये सब ना, देखिए ये सब बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है, जेई में ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो कि डायरेक्ट आपको, डायरेक्ट अगर आप पढ़े होंगे बुक वगैरह तभी आप दे सकते हैं आंसर, अदरवाइज रिपीट अगर क्वेश्चन है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक पढ़ने से क्या होता है कि वेरी क्लैरिटी रहती है और चीज़ों को अच्छे से स्टडी होता है। तो बुक हमेशा ट्राई कीजिए अगर आपके पास टाइम है। जैसे देखिए अभी आरआरबी जेई के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। अब ऐसा नहीं कि आरआरबी जेई का एग्जाम बचा 2 मंथ और आप बुक पढ़ना स्टार्ट किए, कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए आपके पास टाइम है, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जो जॉब लेना चाहता है, तो प्लीज़ आप बुक पढ़िएगा इस पे रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा मैं दिखा देता हूँ आपको। ए ऑप्शन होगा, बोलते हैं गैम्ब्रेल रूफ इसको बोलते हैं। अच्छा, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट क्या है? इंजीनियरिंग इकोनॉमी इज अ कलेक्शन ऑफ mathematical technique which simplify economic comparison. Good. All options. Engineering economy is a decision assistance tool by which one method will be chosen as a most economical one. देखिए दोनों ही मेरे को सही लग रहा, तो इसमें तो तीसरा तो सही होगा, तो ऑप्शन बी मार के आप आगे बढ़ जाइए। ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, इसमें से 2004 में पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए किसको किया गया था? नोबेल नोबेल शांति पुरस्कार से। अब ये रतन टाटा तो है नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह तो है नहीं, तो वांगारी मथाई और डीएस बोस। मथाई का मैंने सुना था नाम, देखते हैं, मुझे भी पता नहीं है। बी ऑप्शन है, वंगारी मथाई ही होंगे क्योंकि मैंने सुना था पहले। सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त जिप्सम की भांति प्लास्टिसाइजर, रिटार्डर, एयर इंट्रेनिंग एजेंट और एक्सीलरेटर। अच्छा, जिप्सम को क्या करते हैं ना, जिप्सम डालने से क्या होता है कि सेटिंग को ये स्लो कर देता है। जिप्सम डालने से ये होता है कि जो आपका सीमेंट का जो सेटिंग होता है तो वो स्लो हो जाता है, तो क्या होगा? रिटार्डर होगा। ठीक है, तो रिटार्डर का मतलब ये होता है कि उसको रोकता है। अगला क्या है? विशेष प्रकार के चमकीले टाइल्स, ग्लेज टाइल। जो ग्लेज टाइल हैं या ईंट का उपयोग किसमें होता है? में फेसिंग मटेरियल के रूप में मलबे या कंक्रीट या ब्रिक बैंकिंग के लिए किया जाता है। तो कौन सा होगा? ये पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछ दिया यार। स्पेशल टाइप ऑफ ग्लेज टाइल और ब्रिक्स आर यूज एज अ फेसिंग मटेरियल फॉर अ रबल। अच्छा, रबल को मलबे बोल दिया यहाँ पे, कितना कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, फॉर द रबल कंक्रीट ब्रिक बैकिंग इन। ये क्या है भाई? बैकिंग इन को क्या बोलते हैं? बैकिंग के लिए, सपोर्ट करने के लिए क्या? ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड जा रहा, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। ब्रिक फेंसिंग विथ रबल और कंक्रीट बैंकिंग मशीनरी। भाई जिसको ये समझ में आया क्वेश्चन वो प्लीज कमेंट में बताइए क्या है इसका मतलब यार। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग में कौन से मुख्य कारक जो सर्वप्रथम ध्यान में रखे जाने चाहिए? टोपोग्राफी, गवर्नमेंट, देखिए आ गया फटाक, टोपोग्राफी रखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मुख्य कारक है ना, फंडामेंटल मेन फैक्टर टू बी कंसीडर द फर्स्ट इन द टाउन प्लानिंग इज टोपोग्राफी, गवर्निंग बॉडी एंड द कल्चरल हेरिटेज, इकोलॉजी ऑफ लैंड एंड द सोसाइटी नीड्स।
तो डेफिनेटली टोपोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि आपने टाउन प्लानिंग कर दिया, मान लीजिए आपने लो लैंड में कर दिया, तो क्या होगा, हर साल वहाँ बाढ़ आता रहेगा, तो कोई मतलब है उसका, सोसाइटी नीड का, गवर्नमेंट का और ये इकोलॉजी का कोई मतलब नहीं है। हर साल बाढ़ ही आ रहा है, हमेशा पानी ही जमा रहा है। तो टोपोग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्लानिंग होती है वो हाई लेवल पे होती है, ताकि वहाँ पे मीन सी लेवल से हाई हो, और आपके लोकल एरिया से रिवर उवर है तो उससे ऊंचाई जगह पे हो। देखते हैं पहले राजा महाराजा का घर कितना ऊंचा पर रहता था, इसी डर की वजह से रहता था कि घर में पानी ना घुस जाए। आगे क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन आपका है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज, ओहो ये आंसर ही दिख जाता है यार। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of unit mass of a material by 1 degree centigrade is called the specific heat। रिमेंबर रखिएगा, ये तो डेफिनेशन ही है स्पेसिफिक हीट का। अच्छा, स्पेशल फॉर्म वर्क, ये क्वेश्चन है, स्पेशल फॉर्म वर्क विदाउट सपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग tall structure and which move up continuously is called the slip form। स्पेशल फॉर्म वर्क विदाउट सपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड, ये क्या है भाई, विदाउट सपोर्ट ऑन द ग्राउंड, हवा में टान उसको उठा दिया गया। अधिकतम लंबाई संरचनाओं के लिए प्रयुक्त भूमि से सहारे के बिना निर्मित और लगातार ऊपर बढ़ने वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है, स्लिप फॉर्म कहते हैं। तो ये बताओ, भूमि से नहीं अटैच रहेगा तो क्या होगा यार, मतलब ये इतना कंफ्यूजन क्यों मेरे को हो रहा है यार, आपको भी हो रहा है क्या? जमीन से अटैच नहीं है तो क्या हवा में ये फॉर्म लगा देगा? इस तरीके की डाउट ना कंफ्यूजन में डाल देती हैं कभी कभी। स्लिप फॉर्म, ये क्या है? अबे तो ग्राउंड से नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है। अच्छा, दीवार से ही फाउंडेशन बना दिया, दीवार से ही लगा के, ये बोल रहे हैं आप? कि स्लिप फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ पे जमीन में नहीं है, ये दीवार से ही लगा दिया है, यहाँ पे दीवार से ही लगा दिया है, तो ये है बात। भाई 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 भाई, देखिए क्लैरिटी हो गई ना, अभी नहीं तो परेशान हो जाते। विश्व खेल 2019 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? देखिए इस बार भी ओलंपिक हो रहे हैं, तो आप याद रखिएगा किसको क्या मिला, स्वर्ण पदक, ये वो, कौन खिलाड़ी किससे रिलेटेड है, कहाँ पे हुआ। इस बार तो पेरिस में हो रहा है, तो याद रखिएगा भाई साहब, क्योंकि ओलंपिक से क्वेश्चन हर बार डालते हैं। सुपर प्लास्टिसिजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर किस परिघटना द्वारा कंक्रीट के जमाव, कंक्रीट के स्लम में वृद्धि करता है? सीमेंट कणों को घनीभवन, भाई साहब इतना हिंदी ना, इतना हिंदी में परेशान हो जाता हूँ। द डेसिफिकेशन, डेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि डेंस बना देना, मतलब जो भी उसके कण है उसको पास पास ला देना। देखिए ये क्या लिखा, घनीभवन बोल दिया यहाँ पे। डेसिफिकेशन ऑफ सीमेंट पार्टिकल, ड्राइंग ऑफ सीमेंट पार्टिकल, dispersion and deflocculation of the cement particle and deterioration of the cement particle। तो सुपर प्लास्टिसाइजर क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है उसके क्या सेटिंग को, जल्दी सेटिंग करता है। तो वो कैसे करता है, तो वो कैसे करता है, ड्राइंग ऑफ द सीमेंट पार्टिकल नहीं, डेसिफिकेशन ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, और द डिस्पर्सन एंड फ्लॉकुलेशन नहीं, डेटोरिएशन ऑफ द सीमेंट नहीं। पहला ऑप्शन सही होगा कि यहाँ पे डेसिफिकेशन करता होगा। भाई पास पास में पार्टिकल ला दिया, पानी बाहर निकल जाएगा। ड्राइंग ऑफ द सीमेंट पार्टिकल, ड्राई कैसे, हवा में कर देगा क्या? ओ भाई 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 भाई, सुपर प्लास्टिसाइजर्स इंक्रीज द स्लम्प ऑफ कंक्रीट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्लम वैल्यू की बात हो रही है क्या? यहाँ तो जमाव लिख दिया तो मैं कंफ्यूज हो गया। ओह, पेन नहीं चल रहा है।
slump, dispersion and the flocculation of the cement particle। देखिए भाई साहब, अगर आप जमाव के हिसाब से सोचेंगे और एक होता है वर्किबिलिटी को बढ़ाना, वर्किबिलिटी आपको बढ़ाना है तो डेफिनेटली सीमेंट पार्टिकल को क्या, अगर मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे कंक्रीट बना हुआ रखा है तो सीमेंट पार्टिकल सभी जगह रहेगा, सभी जगह रहेगा तो वो बेटर रहेगा। तो वो बात स्लम्प का वैल्यू, वो स्लम्प वैल्यू बढ़ने से वर्किबिलिटी बढ़ती है, तो वो स्लम्प आई थिंक उससे रिलेटेड है, यहाँ पे जमाव से लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो रहा है। अगर आपको कुछ दूसरा समझ में आ रहा हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा जरूर, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए। जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से हैं? तो जाकिर हुसैन क्या करते हैं भाई साहब, ये साहित्य से रिलेटेड है इनका। ओ म्यूजिक, ओ जाकिर हुसैन म्यूजिक से रिलेटेड, मैं तो देखा ही नहीं, म्यूजिक से रिलेटेड। हाँ, माप यंत्र के पास चुंबकीय पदार्थ की उपस्थिति की वजह से कंपास सर्वेक्षण में स्थानीय आकर्षण मौजूद हो सकता है। यही ये ऑप्शन होता है यार, के वजह से कंपास सर्वेक्षण में स्थानीय आकर्षण मौजूद, यही पहला ही ऑप्शन सही है इसका। तो मतलब कंपास आप यूज कर रहे हैं, अगर आसपास चुंबक वाला चीज है, लोहा वहा है, तो क्या होगा, अच्छे से रीडिंग नहीं देगा, वही बात हो रही है, तो ये ऑप्शन सही होगा। मिनी ड्राफ्टर, मिनी ड्राफ्टर क्या है भाई, डिवाइस और कंपास सभी विकल्प, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर, फ्रेंच वर्क और द प्रो सर्कल, सब कुछ इसमें होगा। मिनी ड्राफ्टर तो हर चीज कर लो आप। इनमें से कौन सा मिनी ड्राफ्टर किसी ने नहीं देखा है तो मैं दिखा देता हूं कैसा होता है। मान लो क्या होता है, किसी किसी ने देखा ही नहीं है फर्स्ट बार, हालांकि अगर जेई वाई की आपने फॉर्म भरे हैं तो डेफिनेटली सारा इंजीनियर तो देखता ही है, और डिप्लोमा हो या बीटेक हो। मिनी मिनी ड्राफ्टर आपको मैं दिखा देता हूँ फिर भी, ताकि याद आ जाए। ये देखिए मिनी ड्राफ्टर होता है, इसमें कंपास होता है, हर चीज़ होता है, ट्रायंगल व्रैंगल कुछ भी बनाते रहिए, ठीक है, ऐसा मिनी ड्राफ्टर होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा घरों के लिए प्रयुक्त बढ़ोतरी उपाय नहीं है? अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लड प्रूफिंग मेजर फॉर हाउस? फ्लड प्रूफिंग बात हो रहा है, पानी, ड्राई फ्लड प्रूफिंग, फ्लड वॉल, यस, डिटेंशन बेसिन, डिटेंशन बेसिन थोड़ी है भाई साहब, यही है फ्लड प्रूफिंग, एलिवेशन पे फ्लड, आप फ्लड प्रूफ कर सकते हैं अगर एलिवेशन कर दिए, फ्लड वॉल बना दिए या ड्राई फ्लड प्रूफिंग बना दिए तो सब कर सकते हैं, वो नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन देते हैं ना, पढ़ने में ही 1-2 मिनट चला जाएगा, 1 मिनट टाइम देते हैं। फॉर ए कांस्टेंट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, ओके, एग्रीगेट एंड सीमेंट रेशियो की बात हो रही है, कांस्टेंट। इफ द कोर्स एग्रीगेट इज, if the coarse aggregate is increase at the expense of sand, कोर्स एग्रीगेट को क्या कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया है, at the expense of sand, maintaining the total aggregate cement ratio constant, then the total surface area of the aggregate क्या होगा भाई साहब? अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत छोटा छोटा मटेरियल है, बहुत एक बड़ा मटेरियल है, ठीक है, तो आपको इतना बड़ा कंटेनर भरना है, इतना बड़ा कंटेनर भरना है, तो बड़े बड़े मटेरियल से एक कंटेनर भरिए, एक सेम कंटेनर सेम साइज का एक छोटे मटेरियल से भरिए, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? छोटे छोटे मटेरियल का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि एक छोटा छोटा छोटा, इतना बड़ा पार्टिकल बनने में 10-20 हो जाएगा, इतना छोटा छोटा पार्टिकल, तो उसका सबका सरफेस एरिया करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया। आपने कोर्स एग्रीगेट यूज कर लिया सैंड के, तो इसमें आपका क्या होगा, घट जाएगा, रिड्यूस होगा, और क्या होगा, मेरे को तो रिड्यूस ही लग रहा है यार मेरे कॉन्सेप्ट से। यस, रिड्यूस होगा, जो मैं बताया वही कॉन्सेप्ट है। आगे देखिए, यदि डिजाइन के अनुसार दो अलग अलग फुटिंग बहुत नजदीक हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? नजदीक है तो स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रैप फुटिंग बोलते हैं उसको, स्ट्रैप ही बोलते हैं क्या, मुझे भी यार कुछ कुछ याद है, कंबाइंड फुटिंग बोलते हैं भाई। If two individual footing are too close as per the design, then they should be converted as a combined footing.
मान लीजिए आपका 2 फुटिंग पास पास में हो रहा है, ये दूर दूर हुआ, ये पास पास, मैं यहाँ पे 2 डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो अगर ये पास पास में हो रहा है तो इसको कंबाइंड फुटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। कंबाइंड फुटिंग, अच्छा टाइप ऑफ फुटिंग भी पढ़ लीजिएगा भाई साहब, ये भी बहुत जेई लेवल में ना ये सब एकदम भसड़ मचा के रख देते हैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, IOCA according to IOCA recommendation which rate of the elevation correction of the runway as per runway above mean sea level according to the ICAO recommendation what is the rate of elevation correction for runway above mean sea level? 2% for every 300 of elevation above mean sea level, 1% for every 100 एलिवेशन, 7% फॉर एवरी। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एमएसएल के ऊपर स्थित रनवे के लिए उन्नयन सुधार एलिवेशन करेक्शन की दर क्या है। अच्छा, एलिवेशन करेक्ट आपको करना है, आप 100 मीटर चले तो 1% आपको करना है करेक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे आप भाई आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो मीन सी लेवल की, मान लीजिए आपका रनवे क्या है कि इस साइड से दूसरे साइड जाता है और दूसरे साइड मीन सी लेवल है, बहुत दूर है लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको एलिवेशन करेक्शन करना है। ठीक है, एलिवेशन करेक्शन कैसे करना है, आपने सर्वे में पढ़ा होगा कि धरती क्या है, गोल है। आप अगर बहुत सारा लंबाई मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, 254 पे मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपका वो हॉरिजेंटल पाने के लिए वो कम कुछ हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आपको एलिवेशन में करेक्शन करना है। तो वो कितना करेंगे, 100 मीटर में 1%, 200 में, 300 मीटर में 2%। तो इसमें से क्या होगा, मेरे हिसाब से 1% वाला करते हैं क्योंकि 1% में भी ज़्यादा नहीं है। डी ऑप्शन, 7% फॉर द एवरी 300 ऑफ द एलिवेशन। ठीक है, ये रनवे के हिसाब से है भाई साहब, ये ICAO के हिसाब से। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आप बताइए, इन द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैनल सब्जेक्टेड टू द सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड। सिंपली सपोर्टेड बीम है भाई साहब, देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ये ओवरहैंग नहीं है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे हो गया। और क्या, सब्जेक्ट स्पैन एल है एंड सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड, सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड W मान लिया। द सेंट्रल डिफ्लेक्शन इज 24, द सेंट्रल डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, 24 mm। जो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये 24 mm हो रहा है। देन द स्लोप एट द सपोर्ट, व्हाट इज द स्लोप एट द सपोर्ट भाई साहब। तो देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट रखना पड़ेगा याद। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आई थिंक WL³ बाई WL³ बाई 148 होता है क्या। अच्छा, ये होता है WL³ बाई 16EI आई थिंक, और ये होता है 142 होता है क्या, WL³ बाई 142EI 144 होता है क्या, नहीं मुझे याद 42 ही होता है आई थिंक। तो WL³ बाई EI हो गया, तो यहाँ पे 16 बच गया। थीटा आपको चाहिए ना, तो WL³ की जगह पे क्या रखेंगे, डेल इंटू 142। तो थीटा के जगह पे ये WL³ बाई EI के जगह पे क्या रखेंगे, ये रखेंगे 42 किधर भेजिए, तो डेल यहाँ पे रख दिया, डेल 142। अगर 42 होता होगा तब, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 142, अभी मैं वेरीफाई करूँगा। और फिर आपका हो गया 16, नीचे है तो 16। अच्छा, आपका फिर क्या है, 24 mm का है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 24 गुने 10⁻³ -3 वो मीटर में बदलने के लिए, और 142/16। तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, और 2 से इसको काटिए तो 2 7 14, और 2 1 कम 2 71 आ गया। 71 तिहाई कितना होगा, 71 तिहाई होगा 3, और 7 त्रिक 21, तो हो गया 213 इंटू 10⁻³ तो स्लोप कितना आ गया, ओ भाई ये तो रेडियन वोडियन में दे दिया, 0.213। रेडियन में बदलने के लिए क्या होगा, रेडियन में बदलने के लिए होगा आपका 180 बटे, ये क्या दे रहा भाई, L, ओ थीटा में L² होता है ना, तो एक L तो बचेगा आपका, एक L बच गया भाई साहब, तो एक L² होता है इसमें।
ठीक है, थीटा में स्क्वायर होता है डेल्टा एल स्क्वायर, तो एक एल आपका बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक एल बच रहा है, इसका मतलब क्या रखेंगे आप, यहाँ पे मैं क्लियर अगर लिखूँ थीटा इज इक्वल टू, अब मैं क्लियर फॉर्मूला ही लिखता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे होगा, क्या अप्रोच रखनी चाहिए सॉल्व करते समय। थोड़ा सा वेट कीजिए। यस, डब्ल्यू एल क्यू बाई 48 होता है और 16 होता है, 148 नहीं होता है। देखिए याद आ गया, देख लिया मैंने। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 16 दूनी 32, 16 ती 48, ओ 3 आ रहा है ना, ठीक है। तो थीटा क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 EI, और डेल्टा क्या होता है डिफ्लेक्शन इस केस में, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 EI, ठीक है। तो अब आपको क्या रखना है, अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 EI, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 इंटू 3 EI लिख सकते हैं आप, इंटू एल। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर और ये 16 और ये EI, इसको क्या लिख सकते हैं आप, थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए थीटा, और नीचे बच गया आपका 3, और ऊपर बच गया एल, और यहाँ पे बच गया डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा आपका है कितना, 24 है, 24 बाई एल इंटू 3 थीटा, ये हो गया। अब देखिए 24, 4 3 12 का 2 हासिल 1, और 2 3 6 1 7, तो 72 बाई एल रेडियन है भाई साहब, रिमेंबर रखिए 72 बाई एल रेडियन, डी ऑप्शन होगा। समझ में आया, एक फॉर्मूला याद रखना आप दो, क्या ये प्रैक्टिस में रहेंगे तो याद रहेगा, मैं प्रैक्टिस में नहीं भूल गया हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी भूलता है। द फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प टू जज, द फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प टू जज, भाई एक साल में एक बार ऑडिट होता है ना किसी कंपनी का या कॉलेज का, तो क्या हेल्प हेल्प क्या होता है, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, द ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द फर्म, बोथ एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ द फर्म एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द, ना इधर ये बोथ होगा यार, फाइनेंशियल पोजीशन भी तो समझना, इफिशियंसी भी तो समझना है, कुछ हो रहा है ऐसे सब घाटा ही घाटा लग रहा है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो ये कौन है भाई, चार्ल्स डार्विन वार्विन थोड़ी हैं, कोलंबस भी नहीं है, नॉर्मन मायर्स, क्रिस्टोफ स्विट्जर, नहीं यार मैं तो मायर्स का नाम सुना हूं, सी ऑप्शन, सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर जाती हैं, 5 नदियों का पंजाब, इसीलिए तो पंजाब, ओ हिमाचल प्रदेश, भाई 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 बच के रहिएगा, बच के रहिएगा ऐसे क्वेश्चन में। थ्रू विच स्टेट, 5 नदियों का स्टेट पंजाब, लेकिन वैसी बात नहीं है भाई साहब। थ्रू विच स्टेट डू द रिवर्स चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एट द यमुना फ्लो, भाई साहब चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, घर्षण की वजह से जो पाइप में होने वाली शीर्ष हानि की गणना किसके द्वारा नापी जाती है, तो द लॉस ऑफ हेड इन द पाइप ड्यू टू द फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड बाय, ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो Darcy's-Weisbach equation, B option will be correct for this question. Next question is about the to which of the following city was Swachh सर्वेक्षण अवार्ड 2019 फॉर द इंडियन क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, यार इसको कौन भूलेगा,
बंकन आघूर्ण के कारण उत्पन्न प्रतिबलों को क्या कहते हैं? बंकन क्या होता है भाई? द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द बेंडिंग मोमेंट को बंकन बोलते हैं। रिमेंबर प्लीज, द स्ट्रेस कॉज्ड बाय द बेंडिंग मोमेंट इज द टेंसाइल स्ट्रेस, द फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। यस, रिमेंबर प्लीज। एंड द टिंटोमीटर इज यूज किया जाता है, ये ऑर्डर के लिए यूज होता है, गंध के लिए टिंटोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ओ, कलर के लिए टिंटोमीटर यूज फॉर द कलर। ऑर्डर के लिए क्या होता है? नॉर्मल कर लेते हैं, नाक से ही चेक कर लेते हैं। टिंटोमीटर यूज फॉर द कलर, रिमेंबर प्लीज। ये बेसिक क्वेश्चन है, देखिए मैं भूल गया हूँ। निम्नलिखित में कौन सा आकलन एस्टिमेशन सर्वाधिक विश्वसनीय होता है? डिटेल एस्टिमेशन, क्यूब रेट एस्टिमेशन, प्लिंथ एरिया एस्टिमेशन और द प्रीलिमिनरी एस्टिमेशन। और कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तो डिटेल एस्टिमेशन इज द मोस्ट रिलायबल एस्टिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द क्रिटिकल लोड फॉर ए लॉन्ग कॉलम। क्रिटिकल लोड है भाई साहब। 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे, और मैं थोड़ा सा आज फ्लूइड आपको पढ़ाऊंगा। द क्रिटिकल लोड फॉर ए लॉन्ग कॉलम विथ बोथ एंड फिक्स इज 60। बोथ एंड फिक्स है भाई साहब। क्रिटिकल लोड क्या है? पीसीआर। पीसीआर दिया है 160 किलो न्यूटन। If the same section is to be used for another column of double length, यहाँ पे L है, another column है, same है, आपका fix है, but ये 2L है, ठीक है। Then double column, the critical load is, अबे भाई critical load लगना, लेकिन ये तो लिखो कि बकलिंग तकलिंग हो। The critical load for a long column with a both end fix is 160. If the same section is to be used for another column फॉर डबल लेंथ एल, द क्रिटिकल लोड क्या होगा भाई? इससे कम होगा, इतना तो फिक्स है। कोई ऑप्शन इससे कम दिया है क्या 160 से? 2 ऑप्शन है भाई साहब, एक 80 है, एक 40 है, तो इसी में से कोई सही होगा। क्योंकि जितना आप लेंथ बढ़ाएंगे उतना बकलिंग होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, फेल होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। और क्रिटिकल लोड किसको बोलते हैं? क्रिटिकल लोड ऐसा लोड की जो फेल ना एकदम क्रिटिकल पे है, अगर उससे ज्यादा किया तो फेल हो जाएगा। तो अब बताइए 40 होगा कि 80 होगा? देखिए आपका क्वेश्चन से क्या लग रहा होगा, क्वेश्चन से ये लग रहा होगा कि 2 टाइम्स है भाई साहब तो 80 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो देख के ही मार दूंगा, क्योंकि ये 160 दिया, ये आपको झेलाने के लिए 80 दे दिया है कि 2L कर दिया तो 2 से डिवाइड कर दो तो 80 आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो 4 टाइम्स होता है, तो 40 होगा। मैं बिना सॉल्व किए ठोक रहा हूँ, अभी आपको फॉर्मूले से मैं बता दे रहा हूँ कि क्या करेक्ट ऐसे कैसे होगा। देखिए ये मेरा लॉजिक ना बिल्कुल काम करेगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे होगा? फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। ओके, मेरे को क्लैरिटी के लिए देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है फॉर्मूला, बट क्या है कि मैंने पहले सॉल्व कर रखा है ना, तो मुझे क्या है कि अच्छे से ये क्लैरिटी हो जा रही है कि पीई बराबर क्या होता है? पाई स्क्वायर इंटू ई इंटू एल मिनिमम डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर। ठीक है, एल क्या है? इफेक्टिव लेंथ। एल मिनिमम का है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द, वो आई मिनिमम है भाई, ये एल मिनिमम नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड एक्सिस, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा। एंड पी क्या है? बकलिंग लोड है, और क्रिटिकल लोड आप बोल सकते हैं। अगर बोथ एंड आपका फिक्स है तो एल इज इक्वल टू होता है L/2। अब यहाँ पे क्या है? आपका ये सारा चीज कांस्टेंट है। पी आपका क्रिटिकल किससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर से आपका लेना देना। अगर यहाँ P1 होगा तो यहाँ L1 होगा, तो P1 इक्वल टू 1/L1 लिखिएगा, और P डिवाइड बाई P2 इक्वल टू क्या लिखिएगा? यहाँ पे 1/L2 लिखिएगा, 1/स्क्वायर रहेगा, 1/L2 लिखिएगा तो L2 ऊपर चला जाएगा, तो ये L2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है भाई साहब, तो P1 कितना आपका दिया है? 160 दिया है। P2 आपको निकालना है। लेंथ कितना है? यहाँ पे L है, शुरुआत में L है। L2 कितना है? L2 है 2L, 2L/2, क्योंकि यहाँ पे आपको इफेक्टिव लेंथ है ना नीचे, 2L/2 का स्क्वायर, और नीचे क्या है? L1 है, तो ये हो गया L1/L/2 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4, ये 2 से 2 गया तो यहाँ पे L स्क्वायर बचेगा ओनली, और L स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 4 क्योंकि ये चौथे पे है तो ऊपर जाएगा फटाक से, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 ही आएगा, L स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पे 160 दे रखा है, तो 4 से 160 कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 40। P2 को इधर भेजिए तो P2 इज इक्वल टू क्या आएगा 40। अगर आपको समझ में नहीं आया तो खुद से सॉल्व कीजिए, मैं जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ कि P क्रिटिकल क्या होता है, आप याद रखिएगा P क्रिटिकल होता है पाई स्क्वायर E I मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड एक्सिस corresponding to the about the centroid axis divided by L effective square। L effective क्या होता है, L effective होता है L/2 फॉर किसके लिए, दोनों इन फिक्स हो, तो अगर एक इन फिक्स हो और अदर इन हिंज हो तो L effective हो जाता है L/√2। ठीक है, अगर क्या हो भाई बोथ इंड आपको हिंज हो तो L effective L के बराबर ही रहता है। अगर क्या हो एक इंड फ्री हो, L ही आपका एक इंड फ्री हो तो ये 2L होता है। देखिए अगर ऐसे हो एक इंड फ्री हो तो जो इफेक्टिव लेंथ होता है ना एकदम से ऐसे दूर भाग जाता है, तो ये जो L है तो ये 2L हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसे ही मैं याद रखा हूँ। आगे देखिए 98 का क्वेश्चन क्या, देखिए मैं ज़्यादा इसमें ले लिया टाइम। राजमार्ग निर्माण इंजीनियरिंग में HMA नामांकन यंत्र का नाम क्या है, ये तो मुझे भी नहीं पता। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, देखिए भाई ये क्या है, राजमार्ग बोला है भाई साहब। Highway construction engineering, the equipment HMA means what? Where hard mix asphalt plant, hot mix asphalt plant, hot mix aggregate plant और hot mix admixture plant। तो हाईवे कंस्ट्रक्शन अगर हम कर रहे हैं तो इसमें ये चारों ही पांच जो भी ये चारों प्लांट है ये हर चीज रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन मैंने तो भाई साहब हॉट मिक्स एग्रीगेट प्लांट मैंने देखा है भाई साहब। एसफॉल्ट असफॉल्ट का तो मैंने बहुत कम देखा है, जहाँ पे क्या होता है कि आपका ये अलकतरा और ये गिट्टी विट्टी मिला के करते हैं। तो मैं अपने जस्ट सिंपल रीजनिंग से मैं ऑप्शन डी मारता हूँ, देखता हूँ क्या सही है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। बी, देखिए मेरे जैसा कोई सोचने वाला डी मारा है, वो गलत हो गया। बी बोलते हैं भाई साहब उसको, हॉट मिक्स एसफॉल्ट प्लांट, जो अलकतरा वाली प्लांट होती है उसको भाई साहब। The distance of a point where the whole area of the body is assumed to be constructed, whole area की बात हो रही है, याद रखिएगा whole area ना कि weight, whole area of the constructed from the given axis is called the mass centroid, centroid बोलते हैं, moment of inertia, radius of gyration, second moment of area, mass moment of area। ओह ये तो the distance of a point, यहाँ पर the distance की बात हो रही है, the distance of a point where the whole area of body is assumed to be concentrated for a given axis, for a given axis आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक रेक्टेंगुलर आपके सामने, ट्रायंगल और रेक्टेंगल आपके सामने बनाता हूँ और ये इसका एक्सिस है। अभी क्वेश्चन को अच्छे से फिर से पढ़ते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर द होल एरिया ऑफ द बॉडी, यहाँ पे होल एरिया ऑफ द बॉडी क्या होगा, एज्यूम टू बी concentrated for a given axis, for a given axis मतलब मैं x के लिए दे दिया, तो यस x के लिए हो गया, is called the radius of gyration, moment of inertia, mass moment of inertia, second moment of inertia, इसको बोलते हैं second moment of inertia। सेकेंड मोमेंट ही बोलते हैं आई थिंक। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर, तो यार डिस्टेंस की बात हो रही है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट क्या बोलते हैं यार, ये तो कंफ्यूजन कर देता है ना। ए ऑप्शन होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। लो ना ए ना बी, ये क्या है कि अब देखो ये अलग ही लेवल पे लेके चला गया मुझे, थोड़ी सी कंफ्यूजन। ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है भाई, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, आर्मिन, आर्मिन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय एरिया। अच्छा इसको क्या लिखते हैं, देखिए अभी मैं बताता हूँ। ये हो गया आपका मीटर 4 में होता है और ये मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ से यहाँ गया तो मीटर स्क्वायर बच गया, मीटर स्क्वायर बच गया तो अब ये रूट से बाहर लेंगे तो मीटर बचेगा। और यहाँ पे बात ही हो रही था द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये डिस्टेंस पूछ रहा था ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो नहीं, सेकंड होगा नहीं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं, ओनली क्या होगा, रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट ही यहाँ पे क्या है, मीटर है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट भी ना पता हो तो इससे भी जा सकते थे, लेकिन माइंड पहले काम नहीं किया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर पहले काम नहीं करेगा तो आप फेल हो जाएगा डेफिनेटली। अच्छा शेप ऑफ कर्न
शेप ऑफ कर्न इन द इसेंट्रिक लोडिंग, अगर आपका क्या है रेक्टेंगुलर लोडिंग है तो उसका जो कर्न बनता है वो रोम्बस टाइप का बनता है, डायमंड टाइप का बनता है, और जो सर्कुलर का होता है वो सर्कुलर ही होता है। टोटल डायमीटर जो सर्कुलर केस में कर्न का होता है और कोर दोनों बोलते हैं वो D/4 होता है, और डायमंड का B/3 होता है। ठीक है, टोटल वेट रिमेंबर रखिएगा प्लीज। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको क्या करेंगे, रिवीजन कीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है 100 नंबर, फील्ड रनवे की लंबाई हेतु आईओसी, भाई देख लेता हूं मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ICAO स्पेसिफिकेशन फॉर फील्ड रनवे लेंथ टेक ऑफ रन अवेलेबल इज known as LDR, TDA, TORA बोलते हैं, ASD नहीं। ये सब तो बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया। ये सब क्वेश्चन क्यों डालते हैं, क्योंकि पढ़ता तो है नहीं कोई बच्चा। अब यहीं से अगर जो पढ़ के गया है वो स्क्रीनिंग, अब जो नहीं गया उसका स्क्रीनिंग हो जाता है। चलिए ये क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन कल करेंगे। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a uniform thin rod of mass m length L about the midpoint and the perpendicular to its length। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यूनिफॉर्म थिन रड की बात हो रही है। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या होगा, मैं कल डिस्कस करता हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे, विल मीट अगेन नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू।